चलिए, तो प्रिय विद्यार्थियों, सबको नमस्कार। आज की क्लास के अंदर हम विद्युत क्षेत्र के जो पार्ट में एक बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। वह विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या फोर्स ऑफ लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लाइंस क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमारे पास में एक बिंदु आवेश है और वो बिंदु आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। तो इस बिंदु आवेश को स्रोत कहा जाता है, जो अपने चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अब इस प्रभाव क्षेत्र को चित्रित करने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए और इसको प्रदर्शित करने के लिए हम जिन काल्पनिक रेखाओं की कल्पना करते हैं, जिन रेखाओं द्वारा इसका चित्रण करते हैं, उन रेखाओं को हम विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास में एक स्वतंत्र आवेश है, स्वतंत्र इकाई धनावेश है। कौन सा है? स्वतंत्र इकाई धनावेश दिया हमने। ठीक है, प्लस Q0 चार्ज ले लिया। Q0 का कैसा? एकांक धनावेश प्लस, यानी एकांक धनावेश दिया हमने। जब हम किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र गति के लिए छोड़ देते हैं, स्वतंत्र गति के लिए छोड़ देते हैं, तो वह जिस पथ का अनुसरण करता है, वह जिस पथ का अनुसरण करता है, उस पथ को क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखा। उस पथ को विद्युत बल रेखा कहते हैं। किसी एकांक धनावेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से छोड़ने पर वह जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है, जिस काल्पनिक पथ पर गतिमान होता है, उसे उसका या उस क्षेत्र की विद्युत बल रेखा कहते हैं। अर्थात विद्युत बल रेखा उस एकांक धनावेश पर उस बिंदु आवेश के कारण आरोपित बल के जो परिमाण या बल की जो दिशा होती है, बल का जो वैल्यू होता है, उस बल को प्रदर्शित करने के लिए एक रेखा बनती है, उसका पथ बनता है, जिसके पथ के अनुसार उसके ऊपर बल की वैल्यू अलग-अलग होती है। उस पथ को हम क्या कहते हैं? उसकी बल रेखा कहते हैं। ये इसकी बल रेखा बनी है। तो इस बल रेखा के ऊपर-ऊपर वो गति करता है, यानी बल जिस पथ के अनुदिश बल कार्य करता है, उस पथ को क्या कहा जाता है? उसका बल रेखा कहा जाता है, विद्युत बल रेखा कहा जाता है। तो मैं सीधी-सी भाषा में अगर कहूँ तो सिंपल सी भाषा में लिखूँ तो क्या लिखूँगा? एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से छोड़ने पर, स्वतंत्र रूप से छोड़ने पर वह जिस पथ, जिस काल्पनिक पथ का अनुसरण करता है, उस पथ को, उस पथ को, उस पथ को उस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र की बल रेखा, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत बल रेखा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सी भाषा में हमने इसको परिभाषित कर दिया है, समझ में आ गया होगा।
एकांक धनावेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से छोड़ने पर वह जिस काल्पनिक पथ का अनुसरण करता है, उस पथ को उस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखा कहते विद्युत बल रेखा कहते हैं। क्लियर होगी बात? विद्युत बल रेखा जो है, विद्युत बल रेखा मान लेते हैं कि ये कोई विद्युत बल रेखा किसी आवेश क्षेत्र की, तो इस बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है, वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। याद रखना है, किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दी, उस पथ के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इंपॉर्टेंट बात है, किसी बिंदु पर बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों को पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या क्या गुण रखती हैं, उन गुणों के को पढ़ लेते हैं जल्दी से, फटाफट से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बताया बल रेखाएं क्या होती हैं, समझ में आया सबको। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक बार इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एकांक धनावेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से छोड़ने पर वह जिस काल्पनिक पथ का अनुसरण करता है, उस काल्पनिक पथ को उस स्रोत आवेश की विद्युत क्षेत्र की बल रेखा कहते हैं, विद्युत बल रेखा कहते हैं, जिसको क्षेत्र रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहते हैं, लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम इनके हैं। चलिए, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ और आगे के टॉपिक को हम ले रहे हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, तो उस गुणों के अंदर सबसे पहला बल रेखाओं के गुण पढ़ते हैं। बल रेखाओं के गुण, रेखाओं के गुण पढ़ते हैं। ठीक है, गुणों में सबसे पहला जो गुण आता है, देखिए सबसे पहला जो गुण हमारे पास आता है वो क्या है, देखिए सबसे पहला गुण ये है कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसे होती हैं? ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, कल्पना करते हैं कि काल्पनिक होती हैं, वास्तव में कहीं पर भी नहीं पाई जाती हैं, केवल विद्युत क्षेत्र का चित्रण करने के लिए इनकी कल्पना की गई थी, काल्पनिक होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो हमारे पास का गुण है कि विद्युत बल रेखा की, विद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि ये मान लो विद्युत क्षेत्र रेखा है, यूं जा रही है, इसका कोई ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु P है, इस पर स्पर्श रेखा खींच दी,
रेखा जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये कौन है? बल रेखा। ये है बल रेखा, और बल रेखा के बिंदु P पर खींची गई स्पर्शिका किसको बताती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ठीक है। अपना वीडियो ऑन करके बताया करो, हाथ खड़ा किया करो अपने वीडियो में। तो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो रिकॉर्डिंग के अंदर आपकी आवाज नहीं आएगी। अब वीडियो ऑन करके एक बार अपना हाथ खड़ा कर दिया करो कि हाँ समझ में आ गया। मुकेश, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है, चलिए सेकंड पॉइंट को हम देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो हमारे पास में है उसको पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट इसका वो क्या है कि विद्युत बल रेखाएं, यानी एक से अधिक बल रेखाएं जो होंगी वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इंपॉर्टेंट बातों को याद रखना है। मैं इनको यहाँ से तीसरा जो पॉइंट है उसकी बात कर रहा हूँ। थर्ड जो पॉइंट है हमारा उसको लिखता हूँ। दो से अधिक बल रेखाएं, दो या दो से अधिक बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। एक दूसरे को एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, अगर ये प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं होती हैं। ठीक है, यदि ये प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर या कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, दो दिशाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है, जो कि असंभव है, असंभव है। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अगर काटेंगी तो काटने वाले बिंदु पर दो दिशाएं बनेंगी, दो जो कि संभव नहीं होती। समझ लीजिए कैसे। मान लो कि एक बल रेखा जा रही थी यूं और दूसरी बल रेखा जा रही थी यूं, तो ये एक बल रेखा हो गई, ये दो बल रेखा हो गई। इनका ये कटान बिंदु है। कटान बिंदु पर अगर मैं यहाँ स्पर्श रेखा इस बल रेखा के ऊपर खींचता हूँ तो वो कहती है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा में है। ये इस पॉइंट पर अगर खींचता हूँ तो ये कहती है विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। ठीक है, ये इधर बता रही है विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर मैं इसके ऊपर खींचता हूँ तो ये कहता है विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई जो कि संभव नहीं है। यानी इस कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं बन रही हैं। एक ये वाली रेखा फर्स्ट है, ये रेखा 1 है। ठीक है, और ये रेखा 2 है। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु पर ये इनका कटान बिंदु है। ठीक है, ये कटान बिंदु हो गया। और कटान बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की दिशा पहली रेखा पर E1 और दूसरी रेखा पर E2 हो गई। तो जो संभव नहीं, ये वाली कंडीशन समझ, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दो दिशाओं में कभी नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है, ये कभी भी संभव नहीं होगा। तो ये असंभव बात है, ठीक है ना, ये असंभव बात है, संभव नहीं हो सकता ये कभी भी, ठीक, ये संभव नहीं होगा, असंभव है, इसलिए इसको हम इस तरह से कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दो रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। फिर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर व पास पास होती हैं, पास पास यानी कि निकट होती हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान प्रबल व एक समान होता है, एक समान एक समान होता है, प्रबल व एक समान होता है। जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर व पास पास यानी कि निकट होती हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान जो है प्रबल होगा और एक समान होगा, यानी कि एक बहुत सारी बल रेखाएं आ गई इस तरह से, अगर वो बल रेखाएं बहुत नजदीक आ गई एक दूसरे के, यूं आ गई और समांतर है, तो विद्युत क्षेत्र का मान कैसा है, स्ट्रॉन्ग होगा और कैसा होगा, एक समान होगा। हाँ प्रवीण बोलो, हेलो, हाँ बोलो, अरे समझ में आया क्या? ठीक है मुकेश, मुकेश समझ में आया? प्रेमी कुमारी समझ में आया? तुलसाराम आवाज नहीं आ रही, धीरे मत बोला, अगर तेज बोलेगा सुनाई देगा। जोगाराम समझ में आया क्या? प्रेमी कुमारी, प्रेमी कुमारी, अभी जुड़ी है, तो इतने दिन जो पढ़ा है उसको कैसे पढ़ेगी? मानी से पूछ लेना। तुलसाराम, समझ में आ रहा है क्या तेरे को? अरे तेरी आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज को तेज कर उसके अंदर। विष्णाराम, विष्णाराम, हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके ओके ओके। अशोक, चलो आगे चलते हैं, अभी हमने कितने पढ़ लिए, 4 पॉइंटों को हमने डिस्कस कर लिया है, 5वें पॉइंट पे चल रहे हैं। देखिए 5वें पॉइंट को देखते हैं, क्या है 5वां पॉइंट हमारा। हाँ आप देखते रहे 5वें पॉइंट को, बाद में बताऊंगा लास्ट में क्या करना है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है, हाँ हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, माइक बंद कर लो अपना। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे, आगे चलते हैं। बल रेखाओं के गुणों के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो गुण है कि अगर ये किसी स्थान पर यानी किसी स्थान पर बल रेखाएं एक दूसरे से बहुत दूर-दूर होती हैं और असमांतर होती हैं, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है प्रिय विद्यार्थियों, वो होगा असमान होगा, यानी कि असमान विद्युत क्षेत्र वहां पर पैदा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा इसी टॉपिक के अंदर देखते हैं कि जिस स्थान पर ये परस्पर पास-पास होंगी, समांतर होंगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? प्रबल होगा। और कैसा होगा? एक समान होगा। और जहां पर ये दूर होंगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसा हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, तो जिस स्थान पर ये दूर-दूर होती हैं, जिस स्थान पर ये जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं क्षेत्र रेखाएं दूर-दूर दूर-दूर होती हैं, वह असमांतर होती हैं। उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है, दुर्बल व असमान होता है। ठीक है, एक समान होगा तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म और असमान होगा तो उसको नॉन यूनिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जहां पर ये नजदीक होती हैं, पास-पास होती हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो अगर मैं ऐसे बना लूँ, ये 3 रेखाएँ बना लूँ, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E1 है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E2 है। E1 का मान ज़्यादा होगा E2 से, याद रखिए। जहाँ ये पास-पास होंगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा, और जहाँ पर ये दूर-दूर होंगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। ठीक है? तो E1 और E2 का मान आप समझ गए होंगे। जब E1 और E2 में से जो जिस जगह पर बल रेखाएँ ज़्यादा हैं, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। जहाँ पर बल रेखाएँ दूर-दूर हैं, वहाँ पर आपके पास में विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। ठीक है? क्लियर होगी बात? चलिए। चलते हैं आगे। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर निकलती हैं। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से, पॉजिटिव आवेश यानी धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं।
ठीक है, यानी कि ये अगर बिंदु पॉजिटिव आवेश है तो उससे बल रेखाएं कहाँ निकलेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक, नेगेटिव आवेश के लिए उसकी और होती है, ऋणात्मक आवेश के लिए इनकी दिशा इसकी तरफ होती है, नेगेटिव आवेश में ये प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, ऋण आवेश के लिए इनकी दिशा आवेश की ओर होती है, आवेश की ओर। ठीक है, आवेश की ओर होती है, पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ होती है तो नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ होती है। ठीक है, फिर चलते हैं विद्युत बल रेखाओं की दिशा। बात समझ में आ रही है आपको कि नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ और पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ होती है। ठीक है, ये बल रेखाओं की दिशा होती है, यानी पॉजिटिव आवेश से निकलती है, नेगेटिव आवेश में प्रवेश करती है। ठीक, विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव आवेश के से बाहर निकलती है, नेगेटिव आवेश में प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है, चालक की सतह पर, चालक की सतह पर बल रेखाएं हमेशा अभिलंब के अनुदिश, सतह के हमेशा सतह की अभिलंब के अनुदिश होता है, अभिलंब के अनुदिश होती है, अनुदिश होती है। ठीक है, चालक की सतह पर बल रेखाएं हमेशा सतह के अभिलंब के अनुदिश होती हैं, अभिलंब के अनुदिश। मान लो कि कोई चालक है, ठीक है, जैसे मान लिया आपने कि कोई चालक गोला है, तो चालक मान लिया तो चालक गोले को ये लूं, चालक गोले के ऊपर अगर हमें बल रेखाएं बनानी है तो इसके ऊपर अभिलंब खींचना, और अभिलंब कहाँ चलता है, केंद्र से चलता है, और सतह पर हमेशा क्या होता है, अभिलंब होता है। स्पर्शिका खींचो, उसके ऊपर लंब बना दो। यहाँ पर भी एक बनानी है तो इस तरह से बनाएंगे, मुख्य इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचनी है आपने, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, वही अभिलंब बनाएगी। ऐसे ही यहाँ पर अभिलंब बनाएंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, यूं, ये अभिलंब। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो चालक की सतह पर हमेशा विद्युत क्षेत्र उस सतह के अभिलंब होता है, याद रखना। चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है या कहीं बल रेखाएं जो होती हैं हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं, के अनुदिश होती है, याद रखना है। अभिलंब के अनुदिश होती है, चालक के लिए अभिलंब के अनुदिश होती है। ठीक है, चालक के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं पाई जाती है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखना है। चालक के अंदर, चालक के अंदर, के अंदर कोई बल रेखा नहीं पाई जाती है, चालक के अंदर कोई बल रेखा नहीं पाई जाती।
चालक के अंदर कोई बल रेखा नहीं पाई जाएगी, लेकिन उसके बाहर जरूर होगी। मान लो कि अगर हम क्या करते हैं, दो प्लेटों के बीच में, आवेशित प्लेटों के बीच में अगर हम एक गोला रख देते हैं, ये पॉजिटिव आवेश है और ये नेगेटिव आवेश है, इसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक गोला रख दिया यहाँ पर, ठीक है, ये चालक गोला है, ऐसा है चालक गोला, धातु का गोला है। इस चालक गोले के अंदर मैंने कहा कोई बल रेखा नहीं चलेगी, तो बल रेखा कैसे चलेगी, इस चालक के पृष्ठ से चलेगी क्योंकि ये पॉजिटिव है, चलेगी और इसके ऊपर आकर अंत में बंद हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये धातु का बना हुआ है, तो इसके इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आवेश, उधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश, प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और सॉरी इधर आ जाएगा नेगेटिव आवेश, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश। प्रेरण के कारण ऐसा होगा, तो यहाँ से अगर चलेगी वो तो वहां आके खत्म हो जाएगी, यहाँ से अगर चलेगी तो इसके ऊपर आकर खत्म हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से चलेगी तो वो सीधी निकल जाएगी, यहाँ चलेगी तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। अगर यहाँ से बनाए तो यहाँ से बल रेखा चलेगी और इसके ऊपर जाकर खत्म हो जाएगी, यहाँ से चलेगी इसके ऊपर चल जाएगी और यहाँ से ऐसे, यानी चालक के पृष्ठ पर हमेशा बल रेखा क्या रहेगी, लंबवत रहेगी। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, चालक के पृष्ठ पर बल रेखा की दिशा हमेशा उसके लंबवत होती है। चालक के पृष्ठ पर बल रेखा की दिशा हमेशा उसके पृष्ठ के लंबवत होती है। चालक के अंदर कोई बल रेखा नहीं पाई जाती है, चालक के अंदर कोई बल रेखा नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट बात को याद रखेंगे, चालक के अंदर किसी प्रकार की कोई बल रेखा नहीं पाई जाती है, ठीक है, क्लियर होगी बात। अगर हम एक द्विध्रुव की बात करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पास में रखे हैं, उनकी बात करें, अगर किसी स्थान पर बल रेखाएं सिकुड़ती हुई दिखती हैं, किसी स्थान पर अगर किसी स्थान पर अगर किसी स्थान पर बल रेखाएं सिकुड़ती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह आकर्षण क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, आकर्षण क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात विजातीय आवेशों की विजातीय आवेशों की उपस्थिति को बताती हैं। ठीक है, अगर किसी स्थान पर बल रेखाएं एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, यानी कि सिकुड़ रही हैं, मान लो यहाँ पॉजिटिव आवेश है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आवेश है, तो बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी, इसके अंदर चली जाएंगी, सिकुड़ेंगी इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से निकलेंगी इधर चली जाएंगी, इधर से निकलेंगी इधर चली जाएंगी, यहाँ से इधर चली जाएंगी, यहाँ से ऊपर की तरफ निकाल है, इधर से नीचे की तरफ निकाल है, ऐसे ही यहाँ से बनाए नीचे की तरफ।
ऐसे बन जाएंगी। तो ये सिकुड़ रही हैं, जहाँ सिकुड़ने का प्रयास करेंगे, सिकुड़ेंगी, उस समय क्या करेंगी ये विजातीय आवेशों को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ सिकुड़ना है, यार ये सिकुड़ रही है, सिकुड़ती है, ठीक है। तो ऐसा बनाएंगी। अगर फैलती हैं तो प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करेंगी, सिकुड़ती हैं तो आकर्षण को प्रदर्शित करेंगे। यानी आकर्षण क्षेत्र को बताइए। सिकुड़ने का मतलब किसका है? आकर्षण क्षेत्र है। सिकुड़ने का मतलब क्या है? आकर्षण क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। आकर्षण क्षेत्र को बताती है कि क्या है आकर्षण क्षेत्र है। दोनों आवेश अलग अलग जो है प्रकृति के मौजूद हैं वहां और उनकी मौजूदगी को प्रदर्शित करती हैं। ये इस तरह का गुण रखती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, और अगर ये फैलती हैं, अच्छा जब ये सिकुड़ेंगी तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया, तो इनके बीच में अगर बीच का कोई स्थान देखें तो बीच के स्थान में कोई भी आपको उदासीन बिंदु नहीं दिखेगा। यानी कि ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जहाँ पे बल रेखा नहीं पहुंचेगी। लेकिन इसके बाहर इधर और इधर दोनों स्थानों पर दो न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएंगे, एक और दो, ठीक है। इनको बोलते हैं उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु वो होते हैं जहां पर कोई बल रेखा नहीं पहुंचती है, उदासीन बिंदु कहते हैं, ठीक है। इस निकाय के अंदर दो उदासीन बिंदु होंगे, इधर होगा उधर होगा, ठीक है। आवेश के निकाय के बाहर स्थित होंगे, दोनों जो है बाहर स्थित होंगे, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु का मतलब जहां जहां कोई बल रेखा नहीं पहुंचती है। ठीक है, इसको उदासीन बिंदु कहते हैं। और उदासीन बिंदु पर अगर कोई हम आवेश रख दें तो उस पर लगने वाले बल का मान शून्य होता है। उदासीन बिंदु पर रखे हुए आवेश पर लगने वाले बल का मान शून्य होता है। उदासीन बिंदु जहां कोई बल रेखा नहीं पहुंचती है और उदासीन बिंदु पर रखे हुए आवेश पर लगने वाले बल का मान शून्य होता है, ठीक है। इस निकाय के अंदर यानी कि प्लस और माइनस का अगर निकाय बनता है, उसके अंदर उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है। दोनों निकाय के बाहर स्थित होते हैं, दोनों निकाय के बाहर स्थित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जिस स्थान पर बल रेखाएं फैलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां बल रेखाएं फैलती हैं, जहां बल रेखाएं फैलती हैं या फैलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, वहां वहां सजातीय आवेशों की उपस्थिति को दर्ज करती हैं। सजातीय आवेश की उपस्थिति को बताती है, है ना। यानी कि प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करती है। इसको होती है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करती है, ठीक है। प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करती है, प्रतिकर्षण के बारे में बताती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बल रेखाओं के ये स्पेशल स्पेशल जो गुण आपको बताए। अब देखो कैसे होगा, जहां पर ये फैलेंगी वहां पर क्या क्या चीजें होंगी उनको मैं बना देता हूँ, जल्दी से देख लीजिए। अगर ये फैलती हैं तो वहां पर दोनों कैसे होंगे, समान प्रकृति के आवेश होंगे, यानी ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से जो बल रेखा निकली है वो यहाँ से निकलकर यूं चली जाएगी और यहाँ से निकलकर यूं चली जाएगी, ठीक है ना। उधर नहीं जाएगी, यानी कि मतलब उस आवेश तक नहीं पहुंचेगी। इससे निकलेगी तो ये निकलकर यूं चली जाएगी और यहाँ से निकलकर ये यूं चली जाएगी। ये एक दूसरे से यहाँ पर बीच में कहीं पर भी नहीं मिलेगी, यहाँ पर कोई बल रेखा नहीं पहुंचेगी। उदासीन बिंदु यहाँ आएगा, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। इस तरह से बना देते हैं, ऐसा चित्र बना देंगे हम।
न्यूट्रल पॉइंट एक ही है, यहाँ पर उदासीन बिंदु कितने पाए जाएंगे? एक ही पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा उदासीन बिंदु? निकाय के बीच में पाया जाएगा। एक उदासीन बिंदु की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है कि केवल एक उदासीन बिंदु पाया जाता है जो कि दोनों के मध्य में होगा। ठीक है, दोनों के मध्य में होगा। तो मध्य स्थान में एक बिंदु पाया जाएगा, उदासीन बिंदु एक होगा जहां पर कोई बल रेखा नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, यानी इस निकाय के अंदर केवल एक उदासीन बिंदु होगा, इससे पहले वाले में दो उदासीन बिंदु पाए जाएंगे। ये थे हमारे पास में विद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, समझ में आया सबको? हरीश, जोगाराम, विष्णाराम, विष्णाराम समझ में आया क्या? हाँ ठीक है। अशोक, अशोक समझ में आ गया? मुकेश, मुकेश समझ में आया? वानी समझ में आया? वानी समझ में आ गया क्या? लीला कुमारी, आप? ठीक है ठीक है। प्रेमी कुमारी, चलिए। तो ये था हमारे पास में बल रेखाएं और बल रेखाओं के गुण क्या क्या हैं, उनको हमने पढ़ लिया है। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या है उनको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब आगे का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। बल रेखाओं के बाद में हमारे आगे का जो टॉपिक आता है विद्युत फ्लक्स आता है। क्या आता है? विद्युत फ्लक्स। उसको पढ़ते हैं। देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या होता है और उसकी जानकारी लेते हैं। विद्युत बल रेखाएं समझ में आ गई सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? चलिए, अब अपने पास में है विद्युत फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास में क्या है? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ते हैं। क्या होता है? देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या चीज है, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? फाई से। ठीक है, होता क्या है फ्लक्स समझे पहले। अगर किसी स्थान पर हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई हमने पृष्ठ क्षेत्रफल रख लिया, तो उस पृष्ठ क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल से, पृष्ठ क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी भाषा है। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित स्थित किसी स्थित किसी किसी पृष्ठ क्षेत्रफल की पृष्ठ किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से पृष्ठ के लंबवत लंबवत
गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से पृष्ठ के विलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स या फ्लक्स घनत्व कहते हैं। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। फ्लक्स कहते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। कैसे निकालेंगे फ्लक्स? देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई विद्युत क्षेत्र है और उसमें हमने कोई पृष्ठ रख दिया। ये मान लिया कोई विद्युत क्षेत्र है और उसकी दिशा यूं है। इस विद्युत क्षेत्र में हमने कोई पृष्ठ रख दिया और उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो इस दिशा में है। मान लेते हैं कि ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश जो है वो इस दिशा में है, डी। ठीक है, इधर है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इधर है। दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो आपके पास में थीटा है, मान लेते हैं। कितना है? थीटा है। तो फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है? इस पृष्ठ से, ये पृष्ठ है हमारे पास में, और इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो है उसको हम लिखेंगे डी फाई। क्या लिखेंगे? डी फाई, क्योंकि छोटा लिया है ना मैंने, पूरा नहीं लिया, इसका छोटा सा अल्पांश लिया, इसके अंदर छोटा सा भाग ले लिया। फिर पूरे पृष्ठ की बात करता हूँ। ये पूरा पृष्ठ तो इतना बड़ा है और इस पृष्ठ का एक छोटा सा भाग लिया। उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश है वो बाहर की तरफ, उसके हमेशा लंबवत बाहर की तरफ होता है, जो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला, इस एकांक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो डी फाई है। तो डी फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी ए। डॉट डी होता है, ई डॉट डी। यानी कि अगर मैं कहता हूँ इसको दो भागों में, इस डी के दो घटक बनाऊंगा, एक घटक इधर बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको अलग से बना के दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं इस पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, ये छोटा सा पृष्ठ मैंने ले लिया, इस पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र इधर है और डी इधर है। ठीक है, ये डी है और ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। अगर मैं इन दोनों, इस डी के दो घटक बनाऊं, एक घटक होगा इस दिशा में जो कि इसके इस पृष्ठ की बात करेगा, जो ऐसे रखा जाए पृष्ठ, यानी पृष्ठ को यूं रखें तब उसका क्षेत्रफल इधर आएगा। ठीक है, तो वो क्षेत्रफल यहाँ पर हो गया इसका ये वाला घटक। तो डी का इधर घटक बन गया डी कॉस थीटा। ठीक है, या डी ए साइन, सॉरी डी ए साइन थीटा। और डी ए का इधर घटक क्या बन गया? डी ए कॉस थीटा। तो इस डी ए कॉस थीटा में से कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो ई जो है, ई और डी ए कॉस थीटा का गुणा कर दो तो आपके पास में उतनी क्षेत्र रेखाएं उसके अंदर से गुजर रही होंगी। इसका मतलब जो फ्लक्स होगा वो डी ए कॉस थीटा के गुणनफल में आएगा, इसीलिए डॉट फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ई डॉट ए यानी कि ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा को लिखा जाएगा। अगर संपूर्ण पृष्ठ से लिखना है तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, इसके लिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे और लगा देंगे एस। एस का मतलब यहाँ पर पृष्ठ से, इस एस का मतलब क्या है? पृष्ठ, बंद, बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ बन जाता है। ठीक है, अगर इसको नहीं लगाएंगे तो ये खुला पृष्ठ बन जाएगा। पृष्ठ से गुजरने वाला तो पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाएगा, तो डी फाई यहाँ पर। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया इसका और ये पृष्ठ हो गया यहाँ पर एस और इसका हो गया ये कॉस। ठीक है, बंद पृष्ठ की बात करें तो बंद बना देंगे, बंद पृष्ठ बन जाएगा। खुला पृष्ठ बनाना है तो खुले पृष्ठ, जो भी पृष्ठ आपको दिया उसके अनुसार
हम देंगे। तो किसी पृष्ठ से बंद पृष्ठ से आएगा तो बंद बन जाएगा, खुले पृष्ठ के लिए खुला पृष्ठ बन जाएगा। तो ये बन जाएगा टोटल फ्लक्स। तो इसका मतलब हमारा टोटल फ्लक्स जो आया प्रिय विद्यार्थियों, वो आ गया फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी। ये हमारे पास कुल फ्लक्स बन गया। इस तरह से हम कुल फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी पृष्ठ के क्षेत्र एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का फ्लक्स मतलब कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर ई डॉट डी से भी इसको लिखा जाता है। यानी विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अल्पांश या क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को फ्लक्स कहते हैं। सीधी सी भाषा में, गणितीय भाषा में अगर हम लिखें तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए फाई से प्रदर्शित हुआ। विद्युत फ्लक्स जो होता है वो एक आपका अदिश राशि है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी? जोगाराम समझ में आया विद्युत फ्लक्स क्या होता है? हाँ, तो हरीश समझ में आ गया? मानी समझ में आया? नीला समझ में आ गया? अशोक? अशोक समझ में आया क्या? चलिए देखिए, हमने कहा किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो वैल्यू इस तरह से डिफाइन किया जाता है। मान लिया कि एक पृष्ठ है और वो ये पृष्ठ रखा हुआ है, ये संपूर्ण पृष्ठ हमारा, और उस पृष्ठ के अंदर हमने एकांक पृष्ठ को माना, उसका डी क्षेत्रफल सदिश हो गया जो ई यानी विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, तो ई डॉट डी से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है विद्युत फ्लक्स के बारे में और क्या क्या चीजें हैं उनको समझ लेते हैं। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? अदिश राशि होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक फाई बराबर क्या लिखा हमने? ई। ठीक है, ई ए लिख दिया, ए कुल क्षेत्रफल हो गया, ई विद्युत क्षेत्र हो गया ई, और ए क्षेत्रफल सदिश हो गया। तो यहाँ से इसका मात्रक लिखेंगे, इसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम और इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम को हम वेबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबर भी कहते हैं। फ्लक्स का मात्रक क्या बन गया? वेबर बन जाता है। ठीक है, इसको वेबर के नाम से जाना जाता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फाई का मात्रक है। ठीक है, इस तरह से इसका मात्रक लिखा जा सकता है। और बहुत सारे मात्रक हैं। न्यूटन इंटू मीटर अगर लिखो तो न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहते हैं, मीटर पर कूलम। इसका एक और मात्रक बनता है जूल मीटर पर कूलम। ये किसका मात्रक है? फाई का मात्रक है। एक और मात्रक बनता है, वो है वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट इंटू मीटर, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, और इसको किससे गुणा किया? मीटर स्क्वायर से। एक मीटर कट गया, इसका यूनिट क्या बन गया? वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट इंटू मीटर भी इसका मात्रक होता है। वोल्ट इंटू मीटर इसका मात्रक है, जूल मीटर पर कूलम इसका मात्रक है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका मात्रक होता है। ये फ्लक्स के मात्रक हैं, खूब सारे फ्लक्स के मात्रक हैं। अब है फ्लक्स की विमा। फ्लक्स की विमा, ठीक है।
तो विमा भी यहीं से लिखेंगे, फाई बराबर क्या है, ई इंटू ए है, और इसको लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहीं से लिख लेते हैं, न्यूटन हो गया m1 l1 e-2 मीटर हो गया l स्क्वायर भाग में c e1 e1। सॉल्व कर लेते हैं, m1 l3 t-3 e-1, ठीक है, t-3 e-1 ये बन गया 1331। 1331 का फ्लक्स का मात्रक बन गया है। ये आपका फ्लक्स का विमा हो गया। सबको समझ में आ गया? ये फ्लक्स की विमा थी, फ्लक्स का मात्रक था। फ्लक्स कैसा है, अदिश राशि होता है, ठीक है। अब फ्लक्स क्या होता है, दो तरह के फ्लक्स होंगे, एक होगा इनकमिंग फ्लक्स, एक होगा आउटगोइंग फ्लक्स। तो किसी भी पृष्ठ का कुल फ्लक्स जो होता है उसमें निर्गत और निवेशी फ्लक्स का जोड़ होता है, ठीक है। और देखिए बीच में होता है, तो फ्लक्स कुल फ्लक्स जो है किसी पृष्ठ का कुल फ्लक्स जो है वो क्या होता है, किसी पृष्ठ का कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स फाई नेट बराबर होता है उसके अंदर प्रवेश करने वाला और उससे बाहर निकलने वाला इनकमिंग या कहें प्रवेशी फ्लक्स, पाई प्रवेश, ठीक है, और माइनस पाई निर्गत। तो फाई इन माइनस फाई आउट, इसको कहते हैं नेट फ्लक्स। कुल फ्लक्स जो है, कितना फ्लक्स उसमें एंटर कर रहा है, कितना फ्लक्स उसमें से बाहर निकल रहा है, उसके अनुसार उसका फ्लक्स लिखा जाता है, नेट फ्लक्स ये लिखा जाता है। या आउटकमिंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स, दोनों को घटा देते हैं तो टोटल फ्लक्स हमारे पास में आ जाता है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आउट माइनस पाई इन, कितना फ्लक्स उसके अंदर प्रवेश कर रहा है, कितना फ्लक्स उसमें से बाहर निकल रहा है, दोनों का अंतर जो होता है वो नेट फ्लक्स होता है, ठीक है। तो कुल फ्लक्स होगा उनमें से बाहर निकलने वाला फ्लक्स माइनस अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स होगा, ठीक। समझ में आई बात? चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स वाले, उसको अपने कैलकुलेट कर लेंगे, कितना फ्लक्स उसमें से निकल रहा है, कितना फ्लक्स उसमें एंटर कर रहा है, उसको निकालेंगे, ठीक है। उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए फ्लक्स की गणना करनी आप सीख गए हैं, कैसे फ्लक्स को निकालेंगे, फ्लक्स को कैलकुलेट भी कर लेंगे हम, और फ्लक्स का मान भी आ जाएगा हमारे पास में, कैसा फ्लक्स कैलकुलेट किया जाता है उसको देख लेंगे, ठीक है। मान लो कि जैसे हम एक फ्लक्स निकालते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करना है, फ्लक्स का मान निकालना है। मान लिया कि हमारे पास में एक घन है, यूं इस तरह से घन है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये जेड अक्ष, ठीक है। यहाँ पर मूल बिंदु है, वो कहता है कि मूल बिंदु पर यहाँ विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है, विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो आपको उसने क्वेश्चन में दे दिया कि विद्युत क्षेत्र जो है ई वेक्टर है और उसका मान है आपके पास में 2x i है, 2x i क्या, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और इसकी जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर की है, वर्ग है और वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर की है। तो कहता है इस वर्ग या इस घन से संबंधित कुल फ्लक्स कितना होगा। तो घन से निर्गत फ्लक्स निकालना है अपने को। फ्लक्स कैसे निकालेंगे, अब देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा आई कैप की दिशा में, तो केवल आई कैप वाले ही हमारे पास में तो होंगे, पृष्ठ उन्हीं से क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा, बाकी सबसे जीरो, क्योंकि लंबवत दिशाओं में फ्लक्स का मान जीरो था, वो भी चेक करके बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की अगर दूरी मैं कहूँ वो 2 सेंटीमीटर है, तो इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है वो एक्स दूरी पे निर्भर कर रहा है,
2 सेंटीमीटर दूरी पर इससे विद्युत क्षेत्र कितना होगा उसको पहले लिखेंगे। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर कितना होगा? तो ये विद्यार्थी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान आपके पास में आएगा 2 × 10⁻² मीटर आई कैप, ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ये आएगा। तो इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? अच्छा, इस पृष्ठ पर देखें तो इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, क्योंकि x बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे, ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। तो यहाँ से इनकमिंग फ्लक्स होगा, यहाँ पर आउटगोइंग फ्लक्स होगा। तो फाई इन का मान कितना आ रहा है? यहाँ पर फाई आउट होगा। ठीक है, फाई इन का मान कितना आ रहा है? तो पहले फाई इन लिख लेते हैं। तो फाई इन बराबर लिखेंगे ई डॉट ए। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो ए बराबर क्या होता है? चूंकि ए बराबर पृष्ठ क्षेत्रफल का मान ए बराबर दोनों का वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × 2 यानी कि 4 × 10⁻⁻, कितना? 2। ठीक है, 4 × 10⁻² या 4 × 10⁻⁻4 कितना आएगा? 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इस क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं तो ये इधर आएगा। क्षेत्रफल किस डायरेक्शन में होगा? तो माइनस आई कैप की डायरेक्शन में होगा यहाँ पर क्षेत्रफल, और इधर की बात करूंगा तो प्लस आई की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर निकालने जा रहे हैं फ्लक्स। तो इस जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? इस पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। तो फाई इन का मान हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ई का मान क्या है यहाँ पर? 0 इस पृष्ठ पर। ठीक है, इस पृष्ठ को S1 कह दो, इस पृष्ठ को S2 कह दो। तो S1 पर कितना मान है? 0 है। क्यों? क्योंकि x का मान 0 है। क्योंकि इसका मान 0 है, x बराबर 0 है, इसलिए ये क्या है? 0। तो यहाँ पर फाई इन 0 हो गया। अब फाई आउट का मान लिखना है। तो फाई आउट का मान कितना होगा? तो फाई आउट ई इंटू ए वेक्टर लिखना है। ई का मान कितना है? ई का मान अपने पास में ये है, 4 × 10⁻² आई कैप डॉट ए का मान कितना है? इसी का क्षेत्रफल लिखना है, वो इस दिशा में होगा। तो 4 × 10⁻⁴ और आई कैप आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई से आएगा तो 1 हो जाएगा, 4 × 4 करोगे तो 16 हो जाएगा, 16 × 10⁻⁶। ये हमारे पास में फ्लक्स की वैल्यू इसके लिए आएगी। ठीक है, और कितना फ्लक्स हो गया? ये इतना हो गया, तो इसका मतलब हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है, या वोल्ट इनटू मीटर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये फ्लक्स का मान हो गया आउट का और फाई इन का मान। तो मेरे को नेट फ्लक्स लिखना है। तो नेट फ्लक्स कितना होगा? फाई नेट इक्वल टू फाई आउट माइनस फाई इन। फाई आउट कितना है? 16 × 10⁻⁻⁶ वोल्ट इनटू मीटर। ठीक है, ये फाई नेट आ जाएगा। इस तरह से अपने कुल फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया? जोगाराम, हरीश, कुछ समझ में आया? चलो देखते हैं, एक बार और देखते हैं कि हमारे पास में एक घन है। ठीक है, और उस घन की भुजा 2 सेंटीमीटर की है, और वो इस तरह चित्र में आपको दिखा रखा है, और इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो 2x आई कैप है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र आई की दिशा में है और x पर निर्भर कर रहा है। दूरी पर जाएंगे वैसे वैसे x ई का मान अलग अलग होगा। तो मैं इस पृष्ठ की, अब इसके कितने पृष्ठ बन गए? 6 पृष्ठ हैं। 6 पृष्ठों में से ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, ये दोनों आई आई की दिशा में इनके क्षेत्रफल होंगे, लेकिन बाकी सब के क्षेत्रफल सदिश जो है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होंगे। इस कारण से उनसे गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी एक सूत्र लिखा है, ध्यान से देखो। पाई बराबर लिखा था ई डी ए कॉस थीटा, लिखा था ना। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है, मान लो थीटा का मान कितना है? 90। तो थीटा का मान 90 है, तो कॉस 90 का मान कितना होगा? 0 होगा ना। 0 होगा तो ये फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। बात समझ में आई? फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, यानी जो पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है उनसे गुजरने वाला फ्लक्स तो 0 होगा,
बाकी सबसे फ्लक्स निकलेगा। अब देखते हैं ये वाले प्रश्न की बात करूँ, इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ होगा और विद्युत क्षेत्र यूँ है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं, इसलिए इससे निकलने वाला फ्लक्स 0 हो गया। नीचे वाले की बात करूँ तो विद्युत इधर आएगा, क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र यूँ है, दोनों के बीच में निकलने वाला फ्लक्स फिर भी 0 हो जाएगा। आगे वाले की बात करूँ तो उसके लिए भी 0 होगा, पीछे वाले की बात करूँ तो उसके लिए भी 0 होगा। तो बचे कौन से, एक ये वाला प्रश्न बच गया, एक ये वाला प्रश्न बच गया। इस प्रश्न की अगर बात करूँ तो ये मूल बिंदु से 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा 2 इंटू 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा आई कैप। तो ये विद्युत क्षेत्र का मान बन जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4, 4 इंटू 10 -2 आई कैप की दिशा में ये विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा। यहाँ पर इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ये होगा, इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, क्योंकि ये मूल बिंदु पर है, मूल बिंदु पर तो x का मान 0 हो गया, 0 हो गया, तो इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना है, इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, इसलिए इस पृष्ठ में कोई फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि E का मान 0 हो गया, E का मान 0 हो गया तो फाई का मान 0 हो जाएगा। तो इस पृष्ठ के ऊपर जो फ्लक्स है, यानी कि अंदर आने वाला जो फ्लक्स है वो 0 है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ से बाहर निकलने वाला फ्लक्स फाई आउट E इंटू ए, ई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है 2 इंटू 10 की घात -2 यानी 4 इंटू 10 की घात -2 आई कैप। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या बनेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 इंटू 2 यानी कि सेंटीमीटर में है तो 2 इंटू 10 की घात -4 आ जाएगा, बस 4 इंटू 10 की घात -4 मीटर पर ये इसका क्षेत्रफल बनेगा। और किस दिशा में बनेगा, आई कैप की दिशा में बनेगा। ठीक है, इसके लिए माइनस आई कैप की दिशा में बनेगा। क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होता है, जिधर पृष्ठ खुलता है उस तरफ क्षेत्रफल सदिश होता है, तो इससे बाहर की तरफ होगा, इससे भी बाहर की तरफ होगा, इसके लिए माइनस में होगा, इसमें प्लस में होगा। लेकिन इस पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 होने के कारण फ्लक्स 0 हो गया, इस पर विद्युत क्षेत्र भी 0 नहीं है और क्षेत्रफल सदिश भी 0 नहीं है, तो यहाँ पर फ्लक्स होगा, उसका मान होगा 4 इंटू 10 की घात -2 आई कैप डॉट 4 इंटू 10 की घात -4 आई कैप डॉट करेंगे तो आई का आई से डॉट क्या होता है, 1 होता है, तो 16 इंटू 10 की घात -6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हाँ भाई हरीश, आपको समझ में आया? ठीक, अब चलते हैं तो हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स के केस क्या क्या है, कौन कौन से अलग से, और जो इसके एग्जांपल्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है। हाँ जोगर, हम समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आया तो पूरा आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो अपने देख रहे हैं इसके अंदर विशेष स्थितियां या स्पेशल केस। ठीक है, विशेष स्थिति नंबर 1 जो है, जब थीटा बराबर है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री का मतलब ये हमारा पृष्ठ है, देखना ध्यान से, ये हमारा पृष्ठ है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ए डी ए इसी दिशा में है, विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये डी ए की दिशा है, दोनों एक ही दिशा में, ये पृष्ठ है। ठीक है, समझ आई बात, यानी कि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, उस स्थिति में क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो ई वेक्टर जो है वो समांतर होता है दिए की। तो इस स्थिति में आपके पास में निर्गत होने वाला फ्लक्स फाई बराबर होगा कितना, ई ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो ई ए अधिकतम फ्लक्स होगा, फाई मैक्सिमम होगा, अधिकतम फ्लक्स गुजरेगा इस स्थिति में, अधिकतम फ्लक्स इसके अंदर से पास होगा। सेकंड केस देखते हैं, जब थीटा बराबर है 90 डिग्री, यानी कि ई जो है वो लंबवत है ये, इसका मतलब ये हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल ये, और ये हो गया, यानी कि पृष्ठ का जो तल है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो उस स्थिति में आपके पास में वो 90 डिग्री बनेगा, तो फाई का मान क्या आ जाएगा,
तो फाई का मान आ जाएगा 0। ये आपके पास में फाई की वैल्यू है, ये न्यूनतम फ्लक्स हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसका फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अधिकतम फ्लक्स होगा, ये न्यूनतम फ्लक्स होगा। 180 डिग्री रखेंगे तो नेगेटिव फ्लक्स होगा, 180 डिग्री रखेंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव फ्लक्स आएगा, उल्टी दिशा में आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है, नेगेटिव फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स। ठीक, तीसरा केस, जब थीटा बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, तो इस स्थिति में एंटी पैरेलल हो जाएंगे, तो ई जो है वो क्या है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल डी के क्या है, विपरीत समांतर है। तो इस स्थिति में यहाँ पर डीए इधर खुलेगा मान लो, और विद्युत क्षेत्र इधर खुलेगा, इनके बीच में कोण कितना हो गया, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री की कंडीशन के अंदर आपके पास जो फ्लक्स बनेगा वो फाई इक्वल टू माइनस ई ए बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ई ए कॉस 180 डिग्री, और चूंकि कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो फाई का मान हो जाएगा माइनस ई ए। ठीक है, माइनस ई ए, तो ये एक आउटगोइंग फ्लक्स बन गया, वो इनकमिंग फ्लक्स बन जाएगा। नेगेटिव होते ही इनकमिंग फ्लक्स के नाम से जाना जाता है, निवेशी फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये नेगेटिव फ्लक्स हो गया। तो इस तरह से हमने फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि विद्युत फ्लक्स कैसे कैसे किन किन अवस्थाओं में कैलकुलेट किया जा सकता है और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे उसकी गणना करेंगे। तो ये विद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के तरीके थे, और आपको फ्लक्स की वैल्यूज को बताया मैंने, किस तरह से फ्लक्स क्या क्या होता है, कैसे परिभाषित उसको करते हैं। ठीक है, हाँ समझ में आ गया सबको। हाँ भाई, समझ में आया सबको। अशोक, मुकेश, मानी, मानी समझ में आया क्या, हरीश, कृष्णाराम, लीला, प्रेमी कुमारी समझ में आया, सतीश, सतीश, हाँ, जोगाराम, ठीक है। तो चलिए, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक था विद्युत बल रेखाएं और विद्युत फ्लक्स। दोनों अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम कल की नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और विद्युत द्विध्रुव के बारे में जो है उसका कैलकुलेशन करेंगे, उससे कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को पढ़ेंगे कल के टॉपिक में, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे गाउस का नियम। ठीक है, तो कल अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारे पास में कौन सा, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है और कहाँ पर कितना होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे कल विद्युत द्विध्रुव के बारे में। ठीक है, हाँ अशोक बोलो। अशोक, आवाज नहीं आ रही तेरी। अशोक, हाँ बोलो, बोलो बोलो। हाँ, सो कल और परसों 2 दिन वाले वीडियो जो है वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उनमें वीडियो नहीं आ रहा है, इसलिए उनको वहां से हटा दिया है।
आज वो वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करके मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है? हुँ। ठीक है, अब आप बैठ बैठ के आराम से पढ़ो, कल मिलेंगे सुबह 10 बज के 5 मिनट पर 10 बजे राइट मिल जाएँगे, सभी 10 बजे से लेके 10 बज के 5 और 10 मिनट के बीच में सब जुड़ जाया करो। और आज 10 जुड़े हैं, कल कम से कम 15 से 20 जुड़ने चाहिए। नरपत अभी आया है, अभी जागा है। हाँ, अभी-अभी पहुँचा है बस। ठीक है, कल से सुबह 10 बजे से लेके 10 बज के 10 मिनट तक सब अपनी-अपनी क्लास में जुड़ जाएँगे। ठीक। आपको इसके अंदर जो आपका जो ग्रुप है, उसके अंदर मैंने आपको पहला चैप्टर भेज दिया है। पहला लेसन किताब का जो है वो आपको मैंने भेज दिया है, उसके नोट्स भी आपको भेज दिए हैं, ठीक है? और उसके क्वेश्चन्स भी मैंने आपको ग्रुप में भेज दिए हैं और उस चैप्टर को वहाँ से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है? एनसीईआरटी जो नई बुक आपकी अभी आ रही है, उस बुक का पहला क्वेश्चन जो पहला चैप्टर है वो मैंने आपको पूरा भेज दिया उसके अंदर ग्रुप में, आप वहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया है।